नमस्कार सभी को। मेरे चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं पुनः उपस्थित हूँ सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा लिखित अप्सरा उपन्यास का दूसरा भाग लेकर। एक बड़ी सी अनेक प्रकार के देश देश की अप्सराओं, बादशाहजादियों, नर्तकियों के सत्य तथा काल्पनिक चित्रों तथा बेल बूटों से सजी हुई दालान, झाड़ फानूस टंगे हुए, फर्श पर कीमती गलीचा कारपेट बिछा हुआ, मखमल की गद्दीदार कुर्सियाँ, कोच और सोफे पर तरह तरह की मेज़ों के चारों ओर कायदे से रखे हुए बीच बीच में बड़े बड़े आदमी के आकार में ड्योढ़े शीशे, एक तरफ टेबल हारमोनियम और एक तरफ पियानो रखा हुआ, और यंत्र भी सितार, सुरबहार, इसराज, वीणा, सरोद, बैंजो, बेला, क्लारियोनेट, कार्नेट, मजीरे, तबले, पखावज, सारंगी आदि यथास्थान सुरक्षित रखे हुए। छोटी छोटी मेज़ों पर चीनी मिट्टी के कीमती 100 पीस रखे हुए, किसी में फूलों के तोड़े, रंगीन शीशे जड़े, झंझरियोंदार डबल दरवाजे लगे हुए, दोनों किनारों पर मखमल की सुनहरी जालीदार झूल चौथ के चांद के आकार से पड़ी हुई, बीच में 6 हाथ की चौकोर, करीब 1.5 हाथ की ऊंची गद्दी, तकिए लगे हुए, उस पर अकेली बैठी हुई रात 8 बजे के लगभग कनक सुरबहार बजा रही है। मुख पर चिंता की एक रेखा स्पष्ट खिंची हुई उसके बाहरी सामान से चित्त बहलाने का हाल बयान कर रही है। नीचे लोगों की भीड़ जमा है, सब कान लगाए सुरबहार सुन रहे हैं। एक दूसरे कमरे से एक नौकर ने आकर कहा, मौजी कहती है कुछ गाने के लिए कहो। कनक ने सुना, नौकर चलने लगा। कनक ने उससे हारमोनियम दे जाने के लिए कहा। हारमोनियम न आने पर उसने सुरबहार चढ़ा दिया। नौकर उस पर गिलाफ चढ़ाने लगा। कनक दूसरे सप्तक में सा स्वर पर ऊंची उंगली रखकर बेली करने लगी। गाने से जी उचट रहा था, पर माता की आज्ञा थी। उसने गाया, प्यार करती हूँ अली, इसलिए मुझे भी करते हैं वे प्यार। बह गई हूँ अजान की ओर, इसीलिए बह जाता संसार। रुके नहीं धनी चरण घाट पर, देखे मैंने मरण बाट पर। टूट गए सब आट ठाट घर, छूट गया परिवार, तब सखी करते हैं वे प्यार। आप बही या बहा दिया था, खिंची स्वयं या खिंचा लिया था। नहीं याद कुछ कि क्या किया था। हुई जीत या हार, तभी री करते हैं वे प्यार। खुले नयन अब रही सदातर, स्नेह तरंगों पर उठ गिर। सुखद पालने पर मैं फिर करती थी श्रृंगार, मुझे तब करते हैं वे प्यार। कर्म कुसुम अपने सब चुन चुन, निर्जन में प्रिय के गिन गुनगुन। गूंथ निपुण कर से उसको सुन, पहनाया था हार, इसीलिए करते हैं वे प्यार। कनक ने कल्याण में भरकर यमन गाया। नीचे कई 100 आदमी मंत्र मुग्ध से खड़े सुन रहे थे। गाने से प्रसन्न हो सर्वेश्वरी ने अपने कमरे से उठकर कनक के पास आकर बैठ गई। गाथा समाप्त हुई। सर्वेश्वरी ने प्यार से कन्या का चिंतित मुख चूम लिया। तभी नीचे से एक नौकर ने आकर कहा, विजयपुर के कुंवर साहब के यहाँ से एक बाबू आए हुए हैं, कुछ बातचीत करना चाहते हैं। सर्वेश्वरी नीचे अपने 2 मंजिल वाले कमरे में उतर गई। ये कनक का कमरा था। अभी कुछ दिन हुए कनक के लिए सर्वेश्वरी ने सजाया था। कुछ देर बाद सर्वेश्वरी लौटकर ऊपर आई। कनक ने कहा, कुंवर साहब विजयपुर तुम्हारा गाना सुनना चाहते हैं। मेरा गाना सुनना चाहते हैं? कनक सोचने लगी। अम्मा, कनक ने कहा, मैं रईसों की महफिल में गाना नहीं गाऊंगी। नहीं, वह यहीं आएंगे, बस 2-4 चीज़ें सुना दो। तबीयत अच्छी ना हो तो कह दे फिर आएंगे। अच्छा अम्मा, किसी कीमती खूबसूरत पत्ते पर हुई ओस की बूंद अगर हवा के झोंके से ज़मीन पर गिर जाए तो अच्छा, या प्रभात के सूर्य से चमकती हुई उसकी किरणों से खेलकर फिर अपने निवास स्थान आकाश को चली जाए, दोनों अच्छे हैं उसके लिए। हवा के झूले का आनंद किरणों से हंसने में नहीं, वैसे ही किरणों से हंसने का आनंद हवा के झूले में नहीं। और अंततः वास स्थान
तो पहुंच ही जाती है, गिरे या डाल पर सूख जाए। और अगर हवा में झूलने से पहले ही सूख कर उड़ गई हो तब तो बात ही और है। मैं उसे यथार्थ रंगीन पंखों वाली परी मानती हूँ। क्या तू खुद ही परी बनना चाहती है? हाँ अम्मा, मैं कला को कला की दृष्टि से देखती हूँ। क्या उससे अर्थ प्राप्ति करना उसके महत्व को घटा देना नहीं है? ठीक है, पर यह एक प्रकार का समझौता है। हर अर्थ वाले अर्थ देते हैं और कला के जानकार उसका आनंद। संसार में एक दूसरे से ऐसा ही संबंध है। कला के ज्ञान के साथ ही साथ कुछ ऐसी गंदगी भी हम लोगों के चरित्र में रहती है जिससे मुझे सख्त नफरत है। माता चुप रही। कन्या के विशद अभिप्राय को ताड़ कर कहा, मुझे इससे बचकर भी अपने ही जीने से छत पर जा सकती हो, जहाँ सबकी तरह तुम्हें भी आकाश तथा प्रकाश का बराबर अंश मिल सकता है। मैं इतना सब नहीं समझती भी हूँ तो भी मुझे कला को एक सीमा में परिणत रखना अच्छा लगता है। ज़्यादा विस्तार से ये कलुषित हो जाती है, जैसे बहाव का पानी। उसमें गंदगी डालकर भी लोग उसे पवित्र मानते हैं, पर कुएं के लिए बात सार्थक नहीं। स्वास्थ्य के विचार से कुएं का पानी बहते हुए पानी से बुरा नहीं। विस्तृत व्याख्या तथा अधिक बहाव के कारण अच्छे से अच्छे कृत्य बुरे धब्बों से रंगे रहते हैं। प्रकृति के वशीभूत हो लोग अनर्थ करने लगते हैं। यही अत्याचार धार्मिक अनुष्ठानों में प्रत्यक्ष हो रहा है, पर बृहत अपनी महत्ता में बृहत है। बहाव और कुएं वाली बात जचकर भी फीकी रही। सुनो अम्मा, तुम्हारी कनक अब तुम्हारी नहीं रही। उसके हार में ईश्वर ने एक नीलम जड़ दिया। सर्वेश्वरी ने ताज्जुब की निगाह से कन्या को देखा। कुछ कुछ उसका मतलब वह समझ गई, पर उसने कन्या से पूछा, तुम्हारे कहने का मतलब? ये है। कनक ने हाथ की चूड़ी कलाई उठाकर दिखाई। सर्वेश्वरी हंसने लगी। तमाशा कर रही है? ये कौन सा खेल है? नहीं अम्मा। कनक गंभीर हो गई। चेहरे पर एक स्थिर प्रौढ़ता झलकने लगी। मैं ठीक कहती हूँ, मैं ब्याही हुई हूँ। अब मैं महफिल में गाना नहीं गाऊंगी। अगर कहीं गाऊंगी भी तो बहुत सोच समझ कर, जिससे मुझे संतोष रहे। सर्वेश्वरी अपलक दृष्टि से कनक को देखती रही। ये विवाह कब हुआ और किससे हुआ? किया किसने? ये विवाह आपने किया, ईश्वर की इच्छा से। कोहिनूर कंपनी के स्टेज पर कल हुआ, दुष्यंत का पाठ करने वाले राजकुमार के साथ। शकुंतला के रूप में सजी हुई तुम्हारी कनक का ये चूड़ियाँ एक एक दोनों हाथों में इस प्रमाण की रक्षा के लिए मैंने पहन ली हैं। और देखो, कनक ने जरा सी सिंदूर की बिंदी सिर पर लगा ली थी। अम्मा, ये एक रहस्य हो गया राजकुमार को। माता ने बीच में ही हंसकर कहा, सुहागिनी अपने पति का नाम नहीं लिया करती, घर में लिया करूँगी। मैं कोई घूंघट काटने वाली सुहागिन तो हूँ नहीं। कुछ पैदाइशी स्वतंत्र हक अपने साथ रखूँगी नहीं तो कुछ दिक्कतें पड़ सकती हैं। गाने बजाने पर भी मेरा ऐसा ही विचार रहेगा। हाँ, राजकुमार को तुम नहीं जानती, उन्होंने ही मुझे ईडन गार्डन में बचाया था। कन्या की भावना पर ईश्वर की विचित्र घटनाओं के भीतर से इस प्रकार मिलाने पर कुछ देर तक सर्वेश्वरी सोचती रही। देखा, उसके हृदय के कमल पर कनक की इस उक्त की किरण सूर्य की किरण की तरह पड़ रही थी, जिससे आप उसके सब दल प्रकाश की ओर खुलते जा रहे थे। तरंगों से उसका स्नेह समुद्र कनक के रेखा तक को छूने लगा। एकाएक स्वाभाविक परिवर्तन के प्रत्यक्ष लक्ष्य को कर सर्वेश्वरी ने अप्रिय विरोधी प्रसंग छोड़ दिया। हवा का रुख जिस तरफ हो उसी तरफ नाव को बहा ले जाना उचित है, जबकि लक्ष्य केवल सैर है, कोई गम्य स्थान नहीं। हंसकर सर्वेश्वरी ने पूछा, तुम्हारा इस प्रकार स्वयं बस होना उन्हें भी मंजूर है ना, या अंत तक शकुंतला की ही दशा भोगनी पड़ेगी? और वह तो कैद भी हो गए हैं। कनक संकुचित लज्जा से द्विगुणित हो गई। कहा, मैंने उनसे तो इसकी चर्चा नहीं की, करना भी व्यर्थ है। इसे मैं अपनी हद तक रखूंगी। किसके कैसे ख्यालात हैं मुझे क्या मालूम। अगर वह मुझे मेरे कुल का विचार ग्रहण ना करे तो इस तरह का अपमान बर्दाश्त कर जाना मेरी शक्ति से बाहर है। वह कैद शायद उसी मामले में हुए हैं, उसके बारे में और भी कुछ समझा हुआ है। मैं और कुछ नहीं जानती अम्मा, पर कल तक सोचती हूँ कि थानेदार को बुलाकर कुछ पूछें और पता लगाकर भी देखूँ कि क्या कर सकती हूँ।
सर्वेश्वरी ने केवल साहब के आदमियों के पास कहला भेजा कि कनक की तबीयत अच्छी नहीं है, इसलिए दूसरे दिन गाना सुनाने की कृपा करें। कनक का जमादार एक पत्र लेकर बड़ा बाजार थाने में दरोगा जी के पास गया। दरोगा जी बैठे हुए एक मारवाड़ी को किसी काम में शहादत के लिए समझा रहे थे। उनके लिए और ख़ास तौर से सरकार के लिए इतना सा काम कर देने पर वह मारवाड़ी महाशय को कहाँ तक पुरस्कृत कर सकते हैं। सरकार की दृष्टि में उनकी कितनी इज्जत होगी और आर्थिक उन्हें कितने बड़े लाभ की संभावना है। मारवाड़ी महाशय बड़े नम्र शब्दों में डरे हुए पहले तो इनकार करते रहे, पर दरोगा जी के वक्तव्य के प्रभाव से अपने भविष्य के चमकते हुए भाग्य का काल्पनिक चित्र देख देख के पीछे से हाँ ना के बीच खड़े हुए मन ही मन हिल रहे थे, कभी इधर कभी उधर। उसी समय कनक के जमादार ने खत लिए हुए उन्हें घुटनों तक झुककर सलाम किया। दरोगा साहब ने आज तख्त बैठो दिल्ली पति नर की नज़र से क्षुद्र जमादार को देखा। बढ़कर उसने चिट्ठी दे दी। दरोगा जी तुरंत चिट्ठी खोलकर पढ़ने लगे। पढ़ते जाते और मुस्कुराते जाते। पढ़कर जेब में हाथ डाला। एक नोट था 5 रुपए का। जमादार को दे दिया। कहा तुम चलो, कह देना हम अभी आए। अंग्रेजी में पत्र यूँ था, बहू बाजार स्ट्रीट कलकत्ता। प्रिय दरोगा साहब, आपसे मिलना चाहती हूँ। जब से स्टेज पर से आपको देखा, आह कैसी गजब की हैं आपकी आँखें। दोबारा जब तक नहीं देखती मुझे चैन नहीं। क्या आप कल नहीं मिलेंगे? आप ही की कनक। थानेदार साहब तुरंत बहुत खूबसूरत न थे, पर उन्हें उस समय अपने सामने शहजादे सलीम का रंग फीका और किसी परिजात की ऊँट हुई छोटी जान पड़ी। तुरंत उन्होंने मारवाड़ी महाशय को विदा कर दिया। तहकीकात करने के लिए मछुआ बाजार जाना था। ये काम छोटे थानेदार के सुपुर्द कर दिया। यद्यपि वहाँ बहुत से रुपए गुंडों से मिलने वाले थे। उठकर कपड़े बदले, सादी सफ़ेद पोशाक में वह बाजार की सैर करने चल पड़े। पत्र जेब में रखने लगे तो फिर उन्हें अपनी आंखों की बात याद आई। तुरंत शीशे के सामने जाकर खड़े हो गए और तरह तरह से मुंह बना बना कर आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगे। उसके मन को उस सूरत से, उन आँखों से तृप्ति न थी। वह जबरन मन को समझा रहे थे। 10 मिनट तक इसी तरह अपनी सूरत देखते रहे। शीशे के सामने वैसलीन ज़्यादा सी पोतली, मुंह धोया, पाउडर लगाया, सेंट छिड़का, फिर आईने के सामने खड़े हो गए। मन को फिर भी अच्छा न लगा, पर जोर दे देकर अपने को अच्छा साबित करते रहे। कनक के मंत्र ने स्टेज पर ही इन्हें वशीभूत कर लिया था। अब पत्र भी आया, और वह भी प्रणय पत्र के साथ साथ प्रशंसा पत्र। उनकी विजय का इससे बड़ा और कौन सा प्रमाण होता। कहाँ उन्हें ही उसके पास प्रणय भिक्षा के लिए जाना था, कहाँ वही उनके प्रेम के लिए, उनकी जादू भरी निगाह के लिए पागल है। इस पर भी उनका मन उन्हें सुंदर नहीं मानता। यह उनके लिए सहन कर जाने वाली बात थी। एक कांस्टेबल को टैक्सी ले जाने के लिए भेज दिया था। बड़ी देर से खड़ी हुई टैक्सी हार न दे रही थी, पर वह अपने बिगड़े हुए मन से लड़ रहे थे। कांस्टेबल ने आकर कहा, दरोगा जी बड़ी देर से टैक्सी खड़ी है। तब आपने छड़ी उठाई और थाने से बाहर हो गए। सड़क पर टैक्सी खड़ी थी, बैठ गए। कहा बहू बाजार। ड्राइवर बहू बाजार चल दिया। जकरिया स्ट्रीट के बराबर टैक्सी पहुंची। तब आपको याद आया कि टोपी भूल आए हैं। कहा, अरे ड्राइवर भाई जरा फिर थाने चलो। गाड़ी फिर थाने आई। आप अपने कमरे से टोपी लेकर फिर टैक्सी पर पहुंचे। टैक्सी पुनः बहू बाजार चली। 3 नंबर के आलीशान मकान के नीचे टैक्सी खड़ी हो गई। पुरस्कृत जमादार ने लौटकर अपने पुरस्कार का हाल कनक से कह दिया। कनक ने उसे ही द्वार पर दरोगा साहब के स्वागत के लिए रखा था। समझा दिया था कि बड़े अदब से 2 मंजिल वाले कमरे में, जिसमें मैं पढ़ती थी, बैठाना और तब मुझे खबर कर देना। जमादार ने सलाम कर थानेदार साहब को उसी कमरे में ले जाकर एक कोच पर बैठाया। फिर ऊपर कनक को खबर देने के लिए गया। कमरे में शीशेदार अलमारियों में कनक की किताबें रखी थी। उनकी जिल्दों पर सुनहरे अक्षरों से किताबों के नाम लिखे हुए थे। दरोगा जी विद्या की तौल में कनक को अपने से छोटा एवं अमान्य समझ रहे थे, परंतु उन किताबों की तरफ देखकर उनके प्रति उनके दिल में कुछ इज्जत पैदा हो गई। उसकी विद्या मन ही मन बैठे बैठे था ले रहे थे। उसकी विद्या की मन ही मन बैठे था ले रहे थे। कनक ऊपर से उतरी। साधारणतया जैसी उसकी सज्जा मकान में रहती थी, वैसे ही सभ्य तरीके से एक जरी की किनारीदार देसी साड़ी
मोजे और ऊंची एड़ी के जूते पहने हुए। कनक को आते देख थानेदार साहब उठ खड़े हुए। कनक ने हंसकर कहा, गुड मॉर्निंग। थानेदार कुछ झेप गए, डरे कि कहीं बातचीत का सिलसिला अंग्रेजी में इसने चलाया तो नाक कट जाएगी। इस व्याधि से बचने के लिए उन्होंने स्वयं ही हिंदी में बातचीत छेड़ दी। आपका नाटक कल देखा। मैं सच कहता हूँ, ईश्वर जाने ऐसा नाटक जिंदगी भर मैंने नहीं देखा। आपको पसंद आया? मेरे भाग्य। माँ तो उसमें तरह तरह की त्रुटियाँ निकालती हैं, कहती हैं अभी बहुत कुछ सीखना है। तारीफ वाली अभी कोई बात नहीं हुई। कनक ने बातचीत का रुख बदला, सोचा इस तरह व्यर्थ ही समय नष्ट करना होगा। बोली, आप हम लोगों के यहाँ जलपान करने में शायद संकोच करें। मोटी हंसी हंसकर दरोगा ने कहा, संकोच का तो यहाँ नाम नहीं। और फिर तू आपके यहाँ। कनक ने दरोगा जी का आंतरिक भाव समझ लिया। नौकर को आवाज़ दी। नौकर आया। उसमें खाना लाने के लिए कहकर अलमारी से खुद उठकर एक रेड लेबल और 2 बोतलें सोडे की निकाली। शीशे के गिलास में एक बड़ा पैक डालते हुए कनक ने कहा, आप मुझे तुम ही कहें। कितना मधुर शब्द है तुम मिलाने वाला है। आप सृष्टता की तलवार से 2 टुकड़े हुए को काट कर जुदा करने वाला। दरोगा जी वाग हो गए। बादल से काले मुंह की हंसी में सफ़ेद दांतों की कतार बिजली की तरह चमक उठी। कनक ने बड़े जोर से सिर गड़ाकर हंसी रोकी। थानेदार साहब की तरफ अपने जीवन का पहला ही कटाक्ष कर कनक ने देखा, तीर अचूक बैठा है, पर उसके कलेजे में बिच्छू टंक मार रहे थे। कनक ने गिलास में कुछ सोडा डालकर थानेदार साहब को दिया। वह बिना हाँ ना किए लेकर पी गए। कनक ने दूसरा पैक डाला, उसे भी पी गए। तीसरा डाला, उसे भी पी लिया, जब तक नौकर खाना लेकर आ गया। कनक ने सहूलियत से मेज पर रखवा दिया। थानेदार साहब ने कहा, अब मैं तुम्हें पिलाऊं? कनक ने भौएं चढ़ा ली। आज शाम को नवाब साहब मुर्शिदाबाद के यहाँ मेरा मुजरा है। माफ़ कीजिएगा, किसी दूसरे दिन आइएगा, तब पीऊँगी, पर मैं शराब नहीं पीती। पोर्ट वाइन पीती हूँ। आप मेरे लिए एक लेते आइएगा। थानेदार साहब ने कहा, अच्छा खाना तो साथ खाओ। कनक ने एक टुकड़ा उठाकर खाया। थानेदार भी खाने लगे। कनक ने कहा, मैं नाश्ता कर चुकी हूँ, माफ़ फरमाइएगा बस। उसने वहीं नीचे रखे हुए तांबे के एक बड़े से बर्तन में हाथ मुंह धोकर डिब्बे से निकालकर पान खाया। दरोगा जी खाते रहे। कनक ने डरते हुए चौथा पैक तैयार कर सामने रख दिया। खाते खाते थानेदार साहब उसे भी पी गए। कनक उनकी आंखों में चढ़ता सरूर देख रही थी। धीरे धीरे थानेदार साहब का प्रेम प्रबल रूप धारण करने लगा। शराब की जैसी वृष्टि हुई थी, उसकी नदी में वैसी ही बाढ़ भी आ गई। कनक ने 5वां पैक तैयार किया। थानेदार साहब भी प्रेम की इस परीक्षा में फेल हो जाने वाले आदमी न थे। इनकार नहीं किया। खाना खा चुकने के बाद नौकर ने उनके हाथ धुला दिए। धीरे धीरे उनके शब्दों में प्रेम का तूफान उठ चला। कनक डर रही थी, वह इतना सब सहन कर सकेगी या नहीं। वह उन्हें माता की बैठक में ले गई। सर्वेश्वरी दूसरे कमरे में चली गई। गद्दे पर पड़ते ही थानेदार साहब लंबे हो गए। कनक ने हारमोनियम उठाया, बजाते हुए पूछा, वह जो कल दुष्यंत बना था, उसे गिरफ्तार क्यों किया आपने? कुछ समझ में नहीं आया। उससे हैमिल्टन साहब नाराज़ हैं, उस पर बदमाशी का चार्ज लगाया गया है। ये हैमिल्टन साहब कौन हैं? अपने सुपरिटेंडेंट पुलिस हैं। कहाँ रहते हैं? कनक ने एक गद का चरण बजाकर पूछा। रॉडन स्ट्रीट नंबर 5 उन्हीं का बंगला है। क्या राजकुमार को सज़ा हो गई है? नहीं, कल पेशी है। पुलिस की शहादत गुजर जाने पर सज़ा हो जाएगी। मैं तो बहुत डरी जब आपको वहाँ देखा। आंखें मूंदे हुए दरोगा जी मूँछों पर ताव देने लगे। कनक ने कहा, पर मैं कहूँगी, आप जैसा खूबसूरत जवान बना चुना मुझे दूसरा नज़र नहीं आया। दरोगा जी उठकर बैठ गए। इसी सिलसिले में प्रासंगिक अप्रासंगिक, सुनने लायक न सुनने लायक बहुत सी बातें कहे गए। धीरे धीरे लड़कर आए हुए भैंसे की आंखें की तरह आंखें खूनी हो चली। भले बुरे की लगाम मन के हाथ से छूट गई। उस अनर्गल शब्द प्रवाह को बेहोश होने की घड़ी तक रोक रखने के अभिप्राय से कनक गाने लगी। गाना सुनते सुनते मन विस्मृति के मार्ग से अंधकार में बेहोश हो गया। कनक ने गाना बंद कर दिया। उठकर दरोगा जी के पॉकेट की तलाशी ली। कुछ नोट थे और उसकी चिट्ठी। नोटों को उसने रहने दिया, चिट्ठी निकाल ली। कमरे में तमाम दरवाजे बंद कर ताली लगा दी। कनक घबरा उठी, क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा था।
राजकुमार के बारे में जितना ही सोचती, चिंताओं की छोटी छोटी अनेक तरंगें आवर्तों से मन मथ जाता, पर उन चिंताओं के भीतर से उपाय की कोई मणि नहीं निकल रही थी जिसकी प्रभा उसके मार्ग को प्रकाशित करती। राजकुमार के प्रति उसके प्रेम का ये प्रखर प्रवाह बंधी हुई जल राशि से छूटकर अनुकूल पथ पर चलने की तरह स्वाभाविक सार्थक था। पहले ही दिन उसने राजकुमार के शौर्य का जैसा दृश्य देखा था, उसके सबसे एकांत स्थान पर, जहाँ तमाम जीवन में मुश्किल से किसी का प्रवेश होता है, पत्थर के अक्षरों की तरह उसका पौरुष चित्रित हो गया था। सबसे बड़ी बात जो रह रहकर उसे याद आती थी, वह राजकुमार की उसके प्रति श्रद्धा थी। कनक ने ऐसा चित्र अब तक नहीं देखा था, इसीलिए उस पर राजकुमार का स्थायी प्रभाव पड़ गया। माता की समस्त मौखिक शिक्षा इस प्रत्यक्ष उदाहरण के सामने पराजित हो गई, और वह जिस तरह की शिक्षा के भीतर से आ रही थी, परिचय के पहले ही प्रभात में किसी मनोहर दृश्य पर उसकी दृष्टि का बंध जाना, अटक जाना, उसके उस जीवन की स्वच्छ आबाद प्रगति का उचित परिणाम ही हुआ। उसकी माता शिक्षित तथा समझदार थी, इसलिए उसने कन्या के सबसे प्रिय जीवनोन्मेष को बाहरी आवरण द्वारा ढक देना उसकी बाढ़ के साथ ही जीवन की प्रगति को भी रोक देना समझा था। सोचते सोचते कनक को याद आ गया। उसने साहब की जेब से एक चिट्ठी निकाली, फिर उसे अपनी फाइल में रख दिया। वह तुरंत उठकर फाइल की तलाशी लेने लगी। चिट्ठी मिल गई। साहब की जेब से वह राजकुमार की चिट्ठी निकाल लेना चाहती थी, पर हाथ एक दूसरी चिट्ठी लगी। उस समय घबराहट में वहाँ उसने पढ़कर नहीं देखा। घर जाकर खोला तो काम की बातें न मिली। उसने चिट्ठी को फाइल में नत्थी कर दिया। उसने देखा युवक ने पेंसिल से पत्र लिखा है, पर वह स्याही से लिखा गया था। इसकी बातें भी उस सिलसिले में नहीं मिलती। इस तरह ऊपरी दृष्टि से देखकर उसने चिट्ठी रख दी। आज निकाल कर फिर पढ़ने लगी। 1 बार, 2 बार, 3 बार पढ़ा। बड़ी प्रसन्न हुई। ये वही हैमिल्टन साहब थे। वह हो ना हो, पर यह पत्र हैमिल्टन साहब ही के नाम लिखा गया। उसके एक दूसरे अंग्रेज मित्र मिस्टर चर्चित द्वारा मजमून था रिश्वत और अन्याय का। कनक की आंखें चमक उठी। इस कार्य में सहायता की बात सोचते ही उसे मिसेज कैथरीन की याद आई। अब कनक पढ़ती नहीं, इसीलिए मिसेज कैथरीन का आना बंद है। कभी कभी आकर मिल जाती हैं। मकान में पढ़ने की किताबें पसंद कर जाया करती। वह अब भी कनक को वैसे ही प्यार करती है। कभी कभी पाश्चात्य कला, संगीत और नृत्य की शिक्षा के लिए साथ यूरोप चलने की नृत्य की शिक्षा के लिए यूरोप चलने की चर्चा भी करती। सर्वेश्वरी की भी उसे यूरोप भेजने की इच्छा थी, पर पहले वह अच्छी तरह से उसे अपनी शिक्षा दे देना चाहती थी। कनक ने ड्राइवर से मोटर लाने के लिए कहा। कपड़े बदल कर चलने को तैयार हो गई। मोटर में बैठकर ड्राइवर से पार्क स्ट्रीट चलने के लिए कहा। कितनी व्यग्रता, कितने भी दृश्य आंखों पर पड़ते जैसे बिना प्राणों के हों। दृष्टि कहीं भी नहीं ठहरती। पलकों पर एक ही स्वप्न, संसार की अपार कल्पनाओं से मधुर हो रहा है। व्यग्रता ही इस समय यथार्थ जीवन है, और सिद्धि के लिए वेदना के भीतर से काम्य साधना अंतर जगत के कुल अंधकार को दूर करने के लिए ही उसका प्रदीप पर्याप्त है। उसके हृदय की लता को सौंदर्य की सुगंध से पूरित रखने के लिए उसका एक ही फूल बस है। तमाम भावनाओं के तार अलग अलग स्वरों में झंकार करते हैं। उसकी रागिनी से एक ही तार मिला। असंख्य ताराओं की आवश्यकता नहीं। उसके झरोके से एक ही चंद्र की किरण उसे प्रिय है। तमाम संसार जैसे अनेक कलरवों के बुद्बुद गीतों से सम उद्वेलित, क्षुब्ध और पैरों को स्खलित कर बहा ले जाने वाला विपत्ति संकुल है। एक ही को हृदय से लगा तैरती हुई वह पार जा सकेगी। सृष्टि के सब रहस्य इस महाप्रलय में डूब गए। उसका एक ही रहस्य तपस्या से प्राप्त अमर वर की तरह उसके साथ संबद्ध है। शक्ति दृष्टि से वह इस प्रलय को देख रही है। पार्क स्ट्रीट आ गया। कैथरीन के मकान के सामने गाड़ी खड़ी करवा कनक उतर पड़ी। नौकर से खबर भिजवाई। कैथरीन बंगले से बाहर निकली और बड़े स्नेह से कनक को भीतर ले गई। कैथरीन से कनक की बातचीत अंग्रेजी में ही होती। आने का कारण पूछने पर कनक ने साधारण कुल किस्सा बयान कर दिया। कैथरीन सुनकर पहले तो चिंतित सी हुई, फिर कुछ सोच समझ कर मुस्कुराई। कनक की सरल बातों से उसे बड़ा आनंद हुआ। तुम्हारा विवाह चर्च में नहीं, थिएटर में हुआ। तुमने एक नया काम किया। उसने कनक को इसके लिए बधाई दी। कल पेशी है।
कनक उत्तर प्राप्ति की दृष्टि से देख रही थी। मेरे विचार से मिस्टर हैमिल्टन के पास इस समय जाना ठीक नहीं। वह ऐसी हालत में अधिक जोर दबाव नहीं डाल सकते और इस पत्र में उन पर एक दूसरा मुकदमा चल सकता है। पर ये सब मुफ्त की दिक्कत बढ़ाना है। अगर आसानी से अदालत का काम हो जाए तो इतनी परेशानी से क्या फ़ायदा। आसानी से अदालत का काम कैसे हो। तुम घर जाओ, मैं हैमिल्टन को लेकर आती हूँ। मेरी उनकी अच्छी जान पहचान है। खूब सज धज कर रहना, अंग्रेजी तरीके से नहीं, हिंदुस्तानी तरीके से, कहकर कैथरीन हंसने लगी। आचार्य से मुक्ति का अमोघ मंत्र मिलते ही कनक ने भी भरी परी की तरह अपनी सुख की काल्पनिक पंख फैला दिए। कैथरीन गैरेज में अपनी गाड़ी लेने चली गई। कनक रास्ते पर टहलती रही। कैथरीन हंसती रही। जल्दी जाओ, कहकर रोड स्ट्रीट की तरफ चली और कनक बहू बाजार की तरफ। घर जाकर कनक माँ से मिली। सर्वेश्वरी दरोगा की गिरफ्तारी से कुछ व्याकुल थी। कनक की बातों से उसकी शंका दूर हो गई। कनक ने माता को अच्छी तरह थोड़े शब्दों में समझा दिया। माता से उसने कुल जेवर पहना देने के लिए कहा। सर्वेश्वरी हंसने लगी। नौकर को बुलाया, जेवर का बॉक्स उठाया, तिमंजले पर कनक के कमरे की ओर चली। सभी रंगों की रेशमी साड़ियाँ थीं। कनक के स्वर्ण रंग को दोपहर की आभा में कौन सा रंग ज़्यादा खिला सकता है। सर्वेश्वरी इसकी जांच कर रही थी। उसकी देह में सटा सटा कर उसकी और साड़ियों की चमक देखती रही। उसे हरे रंग की साड़ी पसंद आई। पूछा, बता सकती हो उस समय ये रंग क्यों अच्छा होगा? कनक प्रश्न और कौतुक की दृष्टि से देखने लगी। तेज धूप में हरे रंग पर ज़्यादा नज़र बैठती है, उससे आराम मिलता है। उस बेशकीमती कामदार साड़ी को रखकर कनक नहाने चली गई। माता एक एक कर समस्त बहुमूल्य हीरे, पन्ने, पुखराज के जड़ाऊ जेवर निकाल रही थी। कनक नहाकर धूप में चार दीवारी के सहारे पीठ के बल खड़ी बाल सुखा रही थी। मन राजकुमार के साथ अभिनय की सुखद कल्पना में लीन था। वह अभिनय को प्रत्यक्ष की तरह देखती रही। उन्होंने कहा है, सोचती मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। अमृत रस से सर्वांग तर हो रहा था। बाल सूख गए पर वह खड़ी ही रही। तभी माँ ने पुकारा ऊंची आवाज़ से। कल्पना की तंद्रा टूट गई। वह धीरे धीरे माता के पास चली। सर्वेश्वरी कन्या को सजाने लगी। पैर, कमर, कलाई, बाजू, वक्ष, गला, मस्तक अलंकारों से चमक उठे। हरी साड़ी के ऊपर भीतर से रत्नों के प्रकाश की छटा, छुरियों से निकलती हुई किरणों के बीच उसका सुंदर सुडौल चित्र सा खिंचा हुआ मुख। एक नज़र आपात मस्तक देखकर माता ने तृप्ति की सांस ली। कनक एक बड़े से आईने के सामने जाकर खड़ी हो गई। देखा, राजकुमार की याद आई। कल्पना से दोनों की आत्माएं मिल गईं। देखा, आईने में वह हंस रही थी। नीचे से आकर नौकर ने खबर दी, मेम साहब के साथ एक साहब आए हुए हैं। कनक ने उन्हें ऊपर ले जाने के लिए कहा। कैथरीन ने हैमिल्टन साहब से कहा, उन्हें एक सुंदरी भारतीय पढ़ी लिखी युवती दिखाएंगी, जैसी उन्होंने शायद ही कहीं देखी हो। वह गाती भी लाजवाब है। अंग्रेज़ों की तरह उसी लहजे में अंग्रेजी भी बोलती है। हैमिल्टन साहब कुछ दिल से और कुछ पुलिस में रहने के कारण सौंदर्योपासक बन गए थे। इतनी खूबसूरत पढ़ी लिखी भारतीय युवती से बिना परिश्रम के ही कैथरीन उन्हें मिला सकती है। ऐसा शुभ अवसर छोड़ देना उन्होंने किसी सुंदरी के स्वयंवर में बुलाए जाने पर भी लौट आना समझा। कैथरीन ने यह भी कहा था, आज अवकाश है, दूसरे दिन इतनी सुगमता से भेंट नहीं हो सकती। साहब तत्काल कैथरीन के साथ चल दिए थे। रास्ते में कैथरीन ने समझा दिया था, किसी अशिष्ट व्यवहार से वह अंग्रेज जाति को कलंकित नहीं करेंगे। यदि उसे अपने प्रेम जाल में फंसा सके तो ये जाति के लिए गौरव की बात होगी। साहब दिल ही दिल प्रेम परीक्षा में कैसे उत्तीर्ण होंगे, इसका प्रश्न पत्र हल कर रहे थे। तब तक ऊपर से कनक ने बुला भेजा। कैथरीन आगे आगे, साहब पीछे पीछे चले। साहब ने चलते समय चमड़े के कलाई बंद में हाथ बांधी हुई घड़ी देखी। 12 बज रहे थे। नौकर दोनों को तिमंजले पर ले गया। मकान देखकर साहब के दिल में अदेख सुंदरी के प्रति इज्जत पैदा हुई। कमरे की सजावट देखकर साहब आश्चर्य में पड़ गए। सुंदरी को देखकर तो साहब के होश ही उड़ गए। दिल में कुछ घबराहट हुई, पर कैथरीन कनक से बातचीत करने लगी तो कुछ संभल गए। सामने 2 कुर्सियां पड़ी थी। कैथरीन और साहब बैठ गए। यूँ अन्य दिन उठकर कनक कैथरीन से मिलती, पर आज वह बैठी ही रही। कैथरीन इसका कारण समझ गई। साहब ने इसे हिंदुस्तानी कुमारियों का ढंग समझा। कनक ने सूरत देखते ही साहब को पहचान लिया, पर साहब उसे नहीं पहचान सके। तब से इस सूरत में साज के कारण बड़ा फर्क था। साहब अनिमेष आंखों से उस रूप की सुधा को पीते रहे
मन ही मन उन्होंने उसकी बड़ी प्रशंसा की। उसके लिए यदि वह कहे तो साहब सर्वस्व देने को तैयार थे। कैथरीन ने साहब को समझा दिया, उसके कई अंग्रेज प्रेमी हैं, पर अभी उसका किसी से प्यार नहीं हुआ। यदि वह उसे प्राप्त कर सके तो राजकन्या के साथ ही राज्य भी उन्हें मिल जाएगा, कारण उसकी माँ की जायदाद पर उसी का अधिकार है। कैथरीन ने साहब का परिचय देते हुए कहा, मिस कनक, इनसे मिलो, ये हैं मिस्टर हैमिल्ट, पुलिस सुपरिटेंडेंट, परगना 24 तुमसे मिलने के लिए आए हैं। इन्हें अपना गाना सुनाओ। कनक ने उठकर हाथ मिलाया। साहब उसकी सभ्यता से बहुत प्रसन्न हुए। कनक ने कहा, हम लोग पृथक पृथक आसन से वार्तालाप करेंगे, इससे आलाप का सुख नहीं मिल सकता। साहब अगर पतलून उतार डालें, मैं इन्हें धोती दे सकती हूँ, तो संग सुख की प्राप्ति पूरी मात्रा में हो। कुर्सी पर बैठकर पियानो, टेबल हारमोनियम बजाए जा सकते हैं, पर आप लोग तो यहाँ हिंदुस्तानी गीत ही सुनने के लिए आए हैं, जो सितार और सुर बहार से अच्छी तरह अदा होंगे। उनका बजाना बराबर ज़मीन पर बैठकर ही हो सकता है। कनक ने अंग्रेजी में कहा। कैथरीन ने साहब की तरफ देखा। नायिका के प्रस्ताव के अनुसार उसे खुश करना चाहिए। साहब ने अपने साहबी ढर्रे से समझा और उन्हें वहाँ दूसरे प्रेमियों से बढ़कर अपने प्रेम की परीक्षा भी देनी थी। इधर कैथरीन की मौन का चितवन मतलब भी उन्होंने यही समझा। साहब तैयार हो गए। कनक ने एक धुली 48 इंच की बढ़िया धोती मंगा दी। कैथरीन ने साहब को धोती पहनना बतला दिया। दूसरे कमरे से साहब मोती पहन आए। कनक के बराबर गद्दी पर बैठ गए, एक तकिए का सहारा कर लिया। तो अभी आप सुन रहे थे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा लिखित उपन्यास अप्सरा का दूसरा भाग। आपको कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताइएगा, और यदि आपको मेरा कहानी सुनाना अच्छा लगता हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक और कमेंट करें तथा अपने मित्रों में शेयर भी करें। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माँ भारती।